रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, इस स्लाइड में थे ना हम कल? प्रोवाइड। यस सर, यस सर। अच्छा, मशीन लर्निंग के 2 टाइप्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। जिस तरह अगर आप इसकी मीनिंग पे सोचे, सुपरवाइज्ड, ठीक है, और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज मीनिंग देयर आर समथिंग व्हिच सुपरवाइज, you are supervise the machine or supervise the algorithm। यानी आपके पास पहले से कुछ डेटा मौजूद है और उस डेटा पे आप मशीन को ट्रेन करते हैं और फिर उसी तरह का डेटा जो है, मतलब कि दैट डेटा विल बी नॉट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा, कोई और डेटा, कोई कुछ मतलब न्यू एग्जांपल, लेकिन उस न्यू एग्जांपल का टाइप जो है ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग डेटा है उसी के मुताबिक उसी तरह होना चाहिए, और उस पर फिर आप मशीन को टेस्ट करते हैं या आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म के लर्निंग को सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। मैं आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन के हैं या डिफरेंशियल के हैं, ठीक है, और डिफरेंशियल के 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, और फिर उस जैसा मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, लेकिन उस जैसा एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, तो फिर आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस आ, अगर आपने 10 क्वेश्चन सही समझ लिए, ठीक है, तो अगर मैं आपको उस जैसा एक और क्वेश्चन दे दूँ तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के लर्निंग को सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास फ्रूट क्लासिफिकेशन की बात मैं आपको कह देता हूँ। आपके पास फ्रूट्स के इमेजेस हैं, 100 इमेजेस है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 5 फ्रूट्स है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, पीच है, ठीक है, और कोई और फल ले लें, ठीक है, 5 फ्रूट्स है, और उसकी 100 इमेजेस में ले लेता हूँ। उस 100 इमेजेस पे मैं मशीन को ट्रेन कर देता हूँ कि ये 100 इमेजेस है, लेबल्ड इमेजेस हम इसको कहते हैं। आम के 100 इमेजेस है, लेट्स सपोज उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0 से। ऑरेंज के 100 इमेजेस है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1 से। इसको कहते हैं लेबल। ये फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह इमेजेस से फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं और फीचर वेक्टर को हम किस तरह लेबल करते हैं। ये चीज मैं समझाऊंगा, ये डिटेल के साथ आएगा। और हम ज्यादातर काम जो है इसमें करेंगे। अच्छा, इसके बाद में कोई रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग, अगर आप इसकी मीनिंग पे सोचे तो जाहिर बात है इसमें आपका कोई सुपरवाइजर नहीं होता। ठीक है, आप कुछ पैरामीटर की बुनियाद पे क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं और कैटेगराइजेशन करते हैं या क्लस्टरिंग करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको अपनी क्लास, आप अपने जो क्लास या आपके आपका सेक्शन है, लेट्स सपोज उसमें आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, और मैं सीआर को उठा देता हूँ, सीआर को एक टास्क देता हूँ कि सीआर आप इस तरह करें कि आप अपनी क्लास को 4 या 5 ग्रुप में या 3 ग्रुप में डिवाइड करें। तो सीआर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वो कहेगा कि सर मैं किस बुनियाद पे स्टूडेंट को जो है 4 या 5 ग्रुप में डिवाइड करूँ। तो मैं इनको कह देता हूँ कि आप स्टूडेंट का जीपीए ले लें, ठीक है, इनका क्लास पार्टिसिपेशन ले लें, क्लास अटेंडेंस ले लें, ठीक है, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स मैं उनको ले लेता हूँ। और फिर मैं उनको कहता हूँ कि इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीआर का होगा कि सर कितने ग्रुप्स में, मैं कहूँगी 4 या 5 ग्रुप में। ग्रुप को आपको डिफाइन करना है कितने ग्रुप्स। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि बेस्ट में करें, बेटर में, गुड में करें, बेस्ट है, गुड है, और सेटिस्फैक्ट्री और पुअर है, मतलब कि 4 कैटेगरीज आ गए आपके पास। ठीक है, तो सीआर क्या करता है, वो सर्चिंग स्टार्ट करता है, हर बंदे की जीपीएस देखता है, पार्टिसिपेशन देखता है, और यानी ये डेटा मौजूद होता है, तो ये नहीं होता कि ये डेटा मौजूद नहीं होता, ये डेटा मौजूद होता है, और फिर उसी के मुताबिक वो सारे स्टूडेंट को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अच्छा, एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि आप मेरे पास आ जाते हैं, लेट्स मैं एक बिजनेस एक्सपर्ट हूँ,
और स्पेशली पिशावर रीजन का, और ये जो अरबाब रोड है और यूनिवर्सिटी टाउन है, इसी रीजन का मैं बिजनेस एक्सपर्ट हूँ। मैं एक कामयाब बिजनेस चला रहा हूँ। तो आप मेरे पास आ जाते हैं और आप मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास है 30 मिलियन है अमाउंट है, और मैं इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा जाहिर बात है, मैं आपको अगला टास्क यही दूंगा कि आप इस तरह करें कि आप ये जो जिस रीजन में आप दुकान खोलना चाहते हैं या जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है। आप अपने अमाउंट को देखिए, इस अमाउंट में ट्रेंड क्या है, मतलब कि कौन सा बिजनेस ज्यादा कामयाब है, यहाँ पे लोग क्या ज्यादा, कौन सी चीजें ज्यादा ले रहे हैं। तो आपके पास जाहिर बात है डेटा होगा, सारे मार्केट का डेटा होगा, कितने गारमेंट्स के दुकान है, इतने सब्जी फरोश हैं, इतने आइसक्रीम के दुकान है, डिफरेंट है, जनरल स्टोर है, मेडिसिन शॉप्स है। ठीक है, फिर आपने ये पैरामीटर भी देखना है, और ये चीजें देखना है, और फिर आपने देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, इनको कहो ना कि अब इसी टाइम पे ना आया करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप सेगमेंट, आप इन पैरामीटर्स को लेके आप इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं कि यार सबसे इस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में सबसे टॉप बिजनेस चल रहा है गारमेंट्स का, फिर मेडिसिन का चल रहा है, ठीक है, जनरल स्टोर स्टोर का चल रहा है। जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाती है, आप क्लस्टर कर देते हैं, और उसके बाद जब आप एक डिसीजन लेते हैं, तो जाहिर बात है उस डिसीजन के सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये डेवलप कंट्रीज के डिसीजन जो हमेशा एक्यूरेट या उनके सक्सेस रेट क्यों ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। ठीक है, वो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, इसलिए उनके डिसीजन में ज्यादा एक्यूरेसी होती है। वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो है डिसीजन देते हैं, उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, they extract actionable intelligence, and then they take action on the basis of those intelligent information। बिल्कुल जो है आप हमारे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स को बिजनेस के अंदर, इवन पॉलिटिक्स के अंदर, मेडिकल के अंदर, और सब सारे फील्ड्स के अंदर जो है, एग्रीकल्चर के अंदर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और मेडिकल तो ऑलरेडी है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर भी एडवांस आर्टिफिशियल टेक्निक्स जो है वो लोग एडवांस कंट्रीज में लोगों ने इंटरप्रेट किए हैं, उसके लिए मशीनरी जो है इंटेलिजेंट मशीन उन्होंने बनाई है। मतलब ये री एनफोर्समेंट लर्निंग है, रिकमेंडर सिस्टम है। ठीक है, री एनफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग, और इसके अलावा सीक्वेंस लर्निंग, ऑटो इनकोडर्स, बहुत सारे टाइप्स है मशीन लर्निंग के। ठीक है, और ये जब आप ये मशीन लर्निंग को पढ़ लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका है डीप लर्निंग। ठीक है, और डीप लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आपको मशीन लर्निंग पे और इसके बेसिक्स पे, जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर आपको कम्प्लीटली ग्रिप और उबूर हासिल हो। ठीक है, मतलब कि यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन इट विल बी मोर इजी फॉर यू if you want to go toward any uh, uh, fields relevant to machine learning। मतलब कि इसके जो आगे फील्ड है, जैसा डीप लर्निंग है, और ये री एनफोर्समेंट लर्निंग, सीक्वेंस लर्निंग, ये सारे डीप लर्निंग ज्यादा आते हैं। इसको डीप लर्निंग क्यों कहते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमारे सारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको एक लेक्चर जो है वो डीप लर्निंग पे दूंगा, ताकि आप वहां पे चले जाए, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो डीप लर्निंग है। क्योंकि आजकल दिस इज इम्पॉसिबल टू अचीव द योर गोल विद द हेल्प ऑफ द कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। लेकिन ये कन्वेंशनल मशीन लर्निंग आपने सीखना है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो इस पे बेस कर रहा है। जब तक आप इसको सही नहीं समझते, तो आपके लिए आगे जाना जो है डिफिकल्ट होगा, बल्कि इम्पॉसिबल होगा, मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप किस तरह एडवांस कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब आके सुपरवाइज लर्निंग को जो है
एलाबोरेट करते हैं। और ये इस लेक्चर्स में मशीन लर्निंग के अंदर हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो सुपरवाइज लर्निंग पे होगा। ठीक है, मैं भी अगर टाइम मिला तो अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ चले जाएंगे, वरना ज्यादातर फोकस जो होगा वो किस पे होगा, वो सुपरवाइज लर्निंग पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें। हाँ, सुपरवाइज लर्निंग की फिर दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन। ठीक है, आ, अब आप कहेंगे कि सर क्लासिफिकेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बजा है। इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन हम उसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कि उसमें आपके पास डिस्क्रीट क्लासेस मुमकिन हो। लेट्स सपोज इस तरह मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये आम है। ठीक है, या आप कह सकते हैं अगर कोई इमेज आ जाता है तो आप कहते हैं कि दिस इज बनाना, दिस इज। और एक मशीन को आपने दिया ना, आई मीन आपने मशीन को ट्रेन किया हुआ है, और आप मशीन को फिर टेस्ट के लिए या प्रोडक्शन के लिए इमेज देते हैं, तो आपको बता देता है कि ये किस क्लास से ताल्लुक रखता है। मतलब ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 5 क्लासेस है या 5 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट है, मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना है, पीच है। ठीक है, इसी तरह या ग्रेप्स हैं। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस हैं आपके पास, या 5 डिफरेंट टाइप्स की फ्रूट्स है। इसको आप क्लासेस भी कह सकते हैं, 5 टाइप्स फ्रूट भी कह सकते हैं, या डिफरेंट तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम इस तरह होते हैं जिस तरह आपके सामने ये हाउसिंग प्राइस प्रोडक्शन का एग्जांपल आ रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाते हैं और आप उनको कह देते हैं कि हैदराबाद फेज 3 में 5 मरले का एक प्लाट है, उसका लोकेशन नहीं है, तो उसका प्राइस क्या होगा। तो आपको बिल्कुल वो प्राइस प्रिडिक्ट कर देता है कि इसका प्राइस ये हो सकता है, और उससे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम होता है कि वो गलत हो सकता है। यानी 10-20 हजार या 50 या 1 लाख का फर्क हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेट बता देता है। 95% या अबाउट 90% एक्यूरेसी होती है। तो बिल्कुल इस तरीके, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें कोई क्लास नहीं होता, यानी इट कैन बी एनी वैल्यू। अगर आप 5 मरला की प्राइस के बारे में पूछते हैं तो मे बी वो आपको 1 करोड़ बताएगा। इस तरह अगर आप 10 मरले का पूछ लेते हैं तो मे बी वो 1 करोड़ 60 लाख या 70 लाख तक चला जाएगा, या इससे ज्यादा जाएगा। अगर आप सेम प्लाट का पलोसई के अंदर पूछ लेते हैं तो मे बी वो आपको 20-25 लाख का बताएगा। तो इसलिए इसमें कोई क्लास नहीं है। ओनली यू कैन ओनली डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर, द एट्रीब्यूट्स, द प्लॉट साइज है, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स क्या है, इसका साइज कितना है, उसका लोकेशन कितना है। इस तरह यहाँ पे जो इस तरह के प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें एक मतलब कि आप एक वैल्यूज प्रोडक्ट करते हैं, इट कैन बी अ कंटिन्यूअस वैल्यू। ठीक है ना, कोई क्लास नहीं होता, जिस तरह मैंने प्रूफ का एग्जांपल दिया आपको। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को फिर आप क्या कहते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रिग्रेशन प्रॉब्लम इज विल बी द bedrock ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम लीनियर रिग्रेशन को और रिग्रेशन को समझ लेते हैं तो आगे जाके क्लासिफिकेशन हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि दोनों का जो बिहाइंड द सीन जो बेडरॉक एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, लेकिन एक में हम क्लास यूज कर रहे हैं और दूसरे में हम एक वैल्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ये दोनों जो है हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो फार्मूलेशन है, एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर है, मॉडल है, ये सारी चीजें जो है टॉपिक्स जो है हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। अच्छा, अभी आपको मैं इस एग्जाम्पल के बारे में बता देता हूँ। आपको स्लाइड में जो एग्जाम्पल नजर आ रहा है ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, इसको मैं ये पॉइंट घुमा रहा हूँ। हेलो, यस यस सर। सर, आ रहा है। ठीक है, बस फिर तो ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे साइज इन फीट, स्क्वायर फीट, ये साइज ऑफ द हाउस है। ठीक है, और
वाई एक्सिस में आपके पास प्राइसेस है, प्राइस इन $1000, आई मीन प्राइस इन के, आप कह सकते $, ठीक है। ये बोस्टन हाउस हाउस एग्जांपल है, इसका डेटा सेट अवेलेबल है यहाँ पे। हमने उस बोस्टन हाउस एग्जांपल से सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिया है जो आपकी जो साइज है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है। तो जिस तरह मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन यू कैन जनरलाइज द प्रॉब्लम। वंस यू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, देन यू कैन जनरलाइज द प्रॉब्लम। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ओनली फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, सिर्फ उसमें हमने एक एट्रीब्यूट लिया है, साइज। अगरचे दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन कि आप सिर्फ साइज की बुनियाद पे घर का मतलब एक प्लाट का प्राइस बता दें। पहली बात, एक प्लाट 5 मरले का एक प्लाट जो हैदराबाद में और एक पब्बी में है और एक पुलोसई में है और एक तिगललमा में है, बन्नू में है, एक लकी मरवत में है, ठीक है ना। तो इन कितना फर्क है, ठीक है। अगर हम लोकेशन, ठीक है, सिर्फ साइज, तो इसलिए मतलब दिस इज नॉट अ वाइड डिसीजन, बट हियर वी आर टेकिंग दीज एग्जांपल फ्रॉम वन डोमेन। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि दिस इज साइज ऑफ द हाउस इन फेज 3, ठीक है यार, इन हयाताबाद, क्योंकि फिर फेज वाइज भी प्राइस पे बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस एग्जांपल हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम डोमेन, ठीक है। ये जो आपके पास सैंपल है, देखिए ये आपके पास डिफरेंट सैंपल, ये जो क्रॉस नजर आ रहे हैं, these are simple different samples lies here, ठीक है। अच्छा, ये साइज ऑफ द हाउस इन स्क्वायर फीट और ये प्राइसेस है और ये डिफरेंट सैंपल्स है, यानी डिफरेंट एग्जांपल है जो लोगों ने हाउस की है कि अगर एक घर का साइज इतना है तो इसका प्राइस इतना होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये इनका साइज है और ये इसका प्राइस बता रहा है, बिल्कुल इस तरह। अच्छा, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, कि क्या करना चाहिए हमें अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं एक साइज लूँ, एक घर है जिसका साइज आपके पास है 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है, कि उसका साइज है 1200 स्क्वायर फीट, तो उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। ये एग्जांपल मेरे पास नहीं है, मैं इस डेटा की बुनियाद पे, यहाँ पे जो आपको डेटा नजर आ रहा है, इस डेट क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है ना, तो पहले मेरे पास डेटा मौजूद है। इस डेटा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो डेटा पढ़ा है ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे अगर कोई मुझे कहे कि एक प्लाट है जिसका साइज आपके पास 1200 स्क्वायर फीट है, तो उसका प्राइस क्या होगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि इसका प्राइस क्या हो सकता है, या हमें क्या करना चाहिए कि ये हमारे लिए प्रेडिक्ट करे कि इस अगर आपके पास ये साइज है तो उसका प्राइस ये होगा, इस डेटा की बुनियाद पे क्या हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो सैंपल से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं सर। $500। नहीं, $500 तो अपनी सर डायरेक्ट बताए ना, आप एक ऐसा सिस्टम वजह करें ताकि वो हमें बताए कि उससे हम मतलब कि जो हमारे पास साइज आता है और फौरन आप उसका प्राइस बता देते हैं कि हम वो हमारे लिए जो प्रोडक्शन करे वो एक्यूरेट करे, इसी डेटा के बुनियाद पर जो आपके सामने पड़ा है। सर क्या 300 करना से चाहिए, 400 के दरमियान सर क्लास हम कर सकते हैं। सर क्या क्लासिफिकेशन करना चाहिए सर इसका। ये तो रेग्रेशन प्रॉब्लम है ना, क्लासिफिकेशन तो यहाँ मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यू आपके पास आ सकती है ना, सर ये $500 भी हो सकता है, $200 भी हो सकता है, $600 भी हो सकता है, तो इसमें क्लासिफिकेशन तो मुमकिन नहीं सर है। हम इसमें एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर सर लेंगे इसके प्रोटेक्शन बीच में कि अगर अच्छा, ये 100 पे लीनियर लाइन वाला बंदा जो है, जो भी है, इस बंदे का थोड़ा बहुत जहन काम कर रहा है। तो सर आपको पता है सैंपल कि के बेस फिर पे हम जी, सर सैंपल के बेस पे हम लाइन ड्रा करेंगे और फिर उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ, ये मार्कर, ठीक है, ये देख ले, ये देखिए, देखिए एक लाइन अगर लेट्स सपोज आप में से कोई बंदा इस तरह का लाइन ड्रा करे, इस तरह, ठीक है, एक बंदा आ जाता है, मैं यहाँ से डिफरेंट कलर लेता हूँ, एक बंदा में से आ जाता है और ये लाइन वो इस तरह ड्रा कर देता है,
ठीक है, आप में से एक इंटेलिजेंट बंदा आ जाता है और वो इंटेलिजेंट बंदा जो है वो ये लाइन है। ठीक है, अब मुझे बताए कि ये तीनों लाइन में से किस लाइन की प्रोडक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगी? सर ये थर्ड वन की, थर्ड वन की, शाबाश। ठीक है, थर्ड अब वन। देखिए मैं, हाँ थर्ड वन की, देखिए मैं इससे प्रोडक्शन करता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इस लाइन से प्रोडक्शन करूँ, ये देखिए मैं अगर इस लाइन से प्रोडक्शन करूँ तो अगर किसी घर का साइज 250 है, ठीक है, तो देखिए तो ये प्रोडक्शन उन्होंने सही नहीं दी। या यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये साइज है, तो देखिए ये प्राइस मुझे ये बता रहा है। बिल्कुल इस तरह ये लाइन है, अगर किसी घर का साइज इतना है तो ये आपको ये प्राइस बता रहा है, जो गलत है। देखिए तकरीबन कांस्टेंट प्राइस आपको बता रहा है, साइज बढ़ रहा है लेकिन आपके पास क्या है, प्राइस ये कांस्टेंट बता रहा है। ये लाइन जो है, ये जो थर्ड लाइन है, ये क्यों आपको सही बताए आपके जहन में जो आप कह रहे हैं कि थर्ड वन जो है इट विल प्रेडिक्ट मोर एक्यूरेट वीडियो, ये क्यों आपके जहन में ये क्यों आ रहा है कि क्यों एक्यूरेट करेगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं सर ये एक स्लोप है और स्लोप के साथ स्लोप भी बढ़ता है साइज के साथ साथ सर। नहीं। सर ये हमारे पास जो ये क्रॉस डॉट सर इसमें डॉट हम वगैरह ये है तो रोल ये डेबट वैल्यू ऑलरेडी लेते हैं सर, प्रेडिक्ट डेटा है। इसलिए सर प्रिसाइज नहीं है। एग्जांपल से हमारे साथ एक सर एक ये बंदा सर ये बात करो जी। सर ये हमारे साथ जो होती है, ये वैल्यूज हमारे पास जो आती है सर, ये राउंड अबाउट होती है सर प्रोडक्शन में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए सर। ना खैर ये भी नहीं है, एक बंदे ने सैंपल की बात की, वो बंदा बात सर ज्यादा सर ये रेट क्रॉसेस जो है ये ऑलरेडी हमें डेटा गिवन है, इस प्राइसेस पे इतने प्राइसेस पे ये साइज बिके हुए हैं, तो हम इसकी दरमियान में ही कोई प्रोडक्शन कर सकेंगे, इससे ऊपर या नीचे नहीं कर सकेंगे। अच्छा ये बात भी थोड़ी बहुत कर सकती है, एक बंदा और है वो बताए सर सर इसमें ये जो लाइन है ना सर, लास्ट में जो लाइन है सर, इसमें ज्यादा सैंपल कवर किया है सर। सही गुजर रहा है, तो इसलिए हाँ यही बंदा ये जो बात कर रहा है। देखिए हमारे पास जो ये लाइन है, ये जितने सैंपल में से गुजरेगा, जितने सैंपल को इफ इट गोज थ्रू मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है, तो उसी लाइन की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। समझ आ रही है आप? ठीक है, जी सर। हाँ तो इसलिए इसकी क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स के साथ क्लोज है या उसमें से गुजर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस लाइन की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। और बिल्कुल इस तरह ये देखिए, अगर आप यहाँ पे प्राइस ले, ठीक है, यहाँ पे ले, ठीक है, तो मोस्ट मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% है, लेकिन आप इस तरह कह सकते हैं कि मतलब एक्यूरेट है, मोर प्रिसाइज देन जो आपके पास और लाइन है। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन फिटिंग कहते हैं। देखिए इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? लाइन फिटिंग, या इसको हम कहते हैं कर्व फिटिंग। क्या कहते हैं? कर्व। लाइन फिटिंग उसमें कहते हैं जब आपके पास एक लीनियर लाइन होता है, बिल्कुल आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करूँ, इस तरह का स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो इसको फिर कहते हैं लीनियर रिग्रेशन या लाइन फिटिंग। लेकिन अगर थोड़ा सा लाइन इस तरह हो जाता है, कर्व हो जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं कर्व फिटिंग। ठीक है, लाइन फिटिंग इतना एक्यूरेट नहीं होता, और कर्व फिटिंग जो होता है ये बातें आगे जाके आपकी समझ में आएंगी, हम इस पे बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं? लाइन फिटिंग कहते हैं या कर्व फिटिंग कहते हैं? ठीक है, अब ये कर्व फिटिंग या लाइन फिटिंग जितना एक्यूरेट होगा, इफ इट गोज थ्रू मोस्ट ऑफ द सैंपल, तो उसकी प्रेडिक्शन उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब रिग्रेशन में हमारा प्रॉब्लम क्या है? क्या हो गया? मेन प्रॉब्लम क्या हो गया रिग्रेशन के अंदर? अगर हमारे पास डेटा सेट मौजूद है, कर्व फिटिंग मतलब है कि एज मच एज एक्यूरेट कर्व फिटिंग या लाइन फिटिंग, ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारा फोकस ही है।
अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो मैं हाथों से भी ड्रा कर सकता हूँ, तो इतनी क्वारी की क्या जरूरत है कि मैं बैठता हूँ। अभी आप ये सोने का टाइम है और आपने मुझे यहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठा के रखा है कि क्लास ले रहे हो, मशीन लर्निंग सीख रही है, तो मैं हाथों से भी मैनुअल भी कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर आपको ये होगा कि भाई इस तरह है, ये तो बहुत कम डेटा है। ये आपके पास अभी मेरे ख्याल में 15 एग्जाम्पल्स है या 20 एग्जाम्पल्स है, देखिए मोर देन 10 या 20 के दरमियान एग्जाम्पल। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल आपके पास 3000 है, 10,000 है, 1 लाख है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है। और अभी तो आपके पास एक एट्रीब्यूट है, साइज ऑफ द हाउस। ठीक है, साइज ऑफ द हाउस ये भी हो सकता है, साइज ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ वॉशरूम्स, नंबर ऑफ किचन, ठीक है, लाउंज है क्या, जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड, जो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, तहखाना जिसको हम कहते हैं। जाहिर बात है, तहखाना आजकल लोग जब घर खरीदते हैं तो पूछ लेते हैं ना कि तहखाना है नहीं है, कितने वॉशरूम है, अटैच बाथ है नहीं है, और ये सारी चीजें जो है वो पूछ लेते हैं। अगर आप ये सारे पैरामीटर्स कंबाइन कर दें, कितने पैरामीटर्स है आपके पास, तो फिर ये जो प्लॉटिंग का स्ट्रक्चर है ये फिर क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, और फिर उसमें आपके लिए लाइन ड्रा करना मुश्किल नहीं है, बल्कि क्या है, नामुमकिन है। समझ आ रही है? ठीक है, मैं अब ये स्लाइड को ऑफ कर देता हूँ, ये स्टोर। यस सर। समझ आ रही है आपको? अब समझ आई आपको? सर आपने प्रिडिक्शन का प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यस सर। हाँ, ये प्रेडिक्शन, ये देखिए, ये प्रेडिक्शन है, रिग्रेशन, ठीक है ना, हाउ कैन यू राइट प्रेडिक्शन, लेकिन रिग्रेशन के अंदर है। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर हमने कहा कि हमारे पास साइज ऑफ द हाउस ये डेटा मौजूद है और उसके करस्पॉन्डिंग प्राइसेस मौजूद है, तो इसके बुनियाद पे अगर कोई मेरे पास आ जाता है एंड दे कम विद अ न्यू एग्जांपल, विद अ न्यू डेटा व्हिच इज नॉट फ्रॉम दिस डेटा, ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा से मेरा मतलब नहीं है, लेट्स सपोज वो यहाँ इस तरह का एग्जांपल है जो यहाँ है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास 1300 है या जो भी है, ठीक है, अगर कोई इस तरह एग्जांपल के साथ आ जाता है which is already from training data, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ a person who come with some new example, ठीक है, और वो आपके लिए प्रेडिक्ट करता है, और वो जितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो कर्व फिटिंग है वो इतनी फाइन है, ठीक है, या उतनी अच्छी है। समझ आ रही है आप? अब आगे जाते हैं, क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, ये लेंगे, ये तो लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम था और वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा था, यानी वो प्रेडिक्ट कर रहा था प्राइस ऑफ द हाउस, और मैंने आपको बताया इट कैन टेक एनी वैल्यू, ये 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ये नेट कैन बी कंटिन्यूअस वैल्यू। यहाँ पे लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट कैंसर, ठीक है, इट कैन बी अ ब्रेस्ट कैंसर, इट कैन बी ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, इस तरह हो सकता है। अब कैंसर की ट्यूमर के दो मेन क्लासेस है, एक कौन कहते हैं मैलिग्नेंट, और दूसरा होता है हमारे पास बिनाइन, ठीक है। मैलिग्नेंट आपके पास एक कैंसरस ट्यूमर होता है और बिनाइन आपके पास एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। और आप किसके बुनियाद पे कह रहे हैं? आप जो है साइज की बुनियाद पे कह रहे हैं, साइज की बुनियाद में। ये स्काइप की नोटिफिकेशन किस तरह से आप होते हैं हमारे? अच्छा, ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आप क्या करूँगा, थोड़ा सबर करें, मैं ये Abbasan, collect the one person lecture for not message. Skype ना Skype बंदा मैसेज बंद है। अच्छा, देखिए साइज ऑफ द हाउस, सॉरी साइज ऑफ ट्यूमर साइज, ठीक है ना, ये आपके पास ट्यूमर साइज है, ठीक है। तो आप ट्यूमर साइज के बुनियाद पे आप क्या कह रहे हैं कि दिस ट्यूमर इज मैलिग्नेंट और दिस ट्यूमर इज बिनाइन।
लेट्स सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ट्यूमर का लेट्स सपोज एक हमारे पास एक ट्यूमर है जिसका साइज इतना है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और ठीक है, ये देख ले, देखिए एक ट्यूमर है उसका साइज हमारे पास इतना है, देखिए ये साइज, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हमारे पास जो ट्यूमर है उनका साइज इतना है, तो आपके पास है बिनाइन, और जिन जो ट्यूमर है उसका साइज अगर इसके बराबर है, कि ये साइज को शो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि यस दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर। समझ आ रही है? यानी सिर्फ साइज की बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है और ये ट्यूमर बिनाइन है। जिस तरह मैंने आपको हाउस की एग्जांपल में बताया, दिस इज नॉट a wise decision that only on the basis of size you are going to predict the price of the house. In the same way, this is not an accurate decision that you are taking only the size of the tumor and you predict the type of the tumor. This is whether this tumor is benign or this tumor is malignant. ठीक है? Let's suppose जी आपके पास जो डिसीजन बाउंड्री है, ये डिसीजन बाउंड्री को मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है, ये नहीं, ये आपकी डिसीजन बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज अ डिसीजन बाउंड्री। यानी ये डिसीजन बाउंड्री क्या करता है, ये डिसीजन बाउंड्री क्लासिफिकेशन करता है कि वेदर दिस ट्यूमर इज मैलिग्नेंट और वेदर दिस ट्यूमर इज बिनाइन, ठीक है। अच्छा, यानी आपके पास एक बाउंड्री होना चाहिए, ठीक है, जो आपको ये दे सके। हाँ, ये मुमकिन है कि कुछ आपके पास जो ट्यूमर है उसका साइज आपके पास इतना है, अगर आप सिर्फ साइज दे रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्या इस तरह भी हो सकता है, और कुछ ट्यूमर है जिसका साइज आपके पास ज्यादा है, लेकिन वो मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है, वो बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइज जो है, सिर्फ साइज को लेना ये एक वाइज डिसीजन नहीं है, आपने और बहुत सारे पैरामीटर जो है आपने ऐड करने चाहिए, ठीक है, टू मेक योर डिसीजन और ट्रेनिंग प्रोसेस मोर एक्यूरेट। इस तरह करते हैं, ठीक है, ये आगे जाके जब आपको समझ आएगी तो ये काम फिर आपको करेंगे, ठीक है, कि हम हाउ टू मेक इट मोर, हाउ टू एड मोर फीचर्स, ठीक है, हाउ टू रिड्यूस, फीचर बहुत ज्यादा है फिर भी उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसको ओवरफिटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, हाउ टू रिड्यूस ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी और ये सारी चीजें जो है आपके जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब सुपरवाइज मतलब क्लासिफिकेशन में हमने क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ दिस डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, व्हिच सेपरेट टू क्लासेस फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बिनाइन और मैलिग्नेंट है, कि आपका डिसीजन बाउंड्री जो है वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वो इन दो क्लासेस को एक दूसरे से अलग कर सके, ठीक है। समझ आई आपको? समझ रहे हैं आप? यस सर। यस। यस सर। अच्छा, देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि साइज जो है, सिर्फ साइज की बुनियाद पे ये कहना कि ये ट्यूमर आपके पास मैलिग्नेंट है या ये ट्यूमर आपके पास बिनाइन है, तो यू कैन एड मोर फीचर लाइक क्लम्प थिकनेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज, ठीक है। सब फिर टाइम पे आया करें, नेक्स्ट टाइम आपको ये कंसेशन नहीं मिलेगा कि इस टाइम पे हम आपको ज्वाइन करें, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल शेप, ठीक है। तो यू कैन ऐड दीज एट्रीब्यूट, हाउ टू कैलकुलेट दीज एट्रीब्यूट्स, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन, सेपरेट प्रॉब्लम, ये भी आप हम करेंगे, लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जिसने पहले डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन पढ़ा हो,
ठीक है, लेकिन खैर ये मसला नहीं है। अगर आप में लर्निंग का जो थ्रिल है, शौक है, और वो आप में मौजूद है, तो यू कैन डू इट। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तो आप आसान चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये ट्यूमर साइज है और एज है। ठीक है, अब आपके पास मतलब दो एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास, हम इस तरह कह सकते हैं, ये कुछ ट्यूमर, ठीक है, और यानी ये आपके पास सैंपल है। सैंपल मीन्स एग्जांपल है कि आपके पास एक ट्यूमर है जिसका साइज इतना है और एज इतना है। ठीक है, एक ट्यूमर है जिसका साइज इतना है और एज इतना है। ठीक है, नाउ यू हैव टू ड्रा अ लाइन, अ सेपरेट बाउंड्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये डिसीजन बाउंड्री जो है खींच ली। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए दिस अ डिसीजन बाउंड्री और दिस इज अ क्लासिफायर। ठीक है, ये आपके पास वही क्लासिफायर है which classify the tumor, these tumor into different classes. This is benign and this is malignant. समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो दिस इज अ क्लासिफायर, दिस इज अ बाउंड्री लाइन। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है, दिस इज सिंपल अ लीनियर लाइन। ठीक है, और आपके पास इतने वेल डिफाइंड फीचर हो जहाँ पे, वेल डिफाइंड सैंपल जो यहाँ पे है, तो फिर दिस इज नॉट, आई थिंक द बिग प्रॉब्लम आर डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस, बट इट कैन बी मोर डिफिकल्ट। इस तरह भी हो सकता है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, आप देखें। ठीक है, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल इस तरह है कि, चलिए इसको हटा देते हैं पहले। सर कहाँ पे हूँ? ठीक है, डेटा को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, मैं इस डेटा को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह। और ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जो पहला जो डेटा था, जो लाई कर रहा था, उसमें बाउंड्री लाइन खींचना आसान था या यहाँ पे खींचना आसान है? हाँ, शाबाश। वहाँ पे पहले आसान वाला है, तो आसान आसान था। था। पहले में आसान था, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अब डिसीजन बाउंड्री जो है ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं डिसीजन बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह डिसीजन बाउंड्री ड्रा करना है, देखिए। ठीक है, अब देखिए ये मेरा डिसीजन बाउंड्री है, दिस इज अ क्लासिफायर। ठीक है, पहला क्लासिफायर आपको अगर याद है तो, पहला क्लासिफायर आपके पास सिंपल लाइन था, इस तरह एक सिंपल लाइन। ठीक है, ये सिंपल लाइन का इक्वेशन हमारे पास है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारे पास स्लोप मालूम हो और x मालूम हो, तो और दिस इज अ कांस्टेंट, तो वी कैन इजीली ड्रा दिस लाइन। ठीक है, लेकिन इस सूरत में यू कैन नॉट ड्रा दिस बाउंड्री विद दिस लाइन इक्वेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है, यू विल हैव टू टेक सम कर्व, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए, मैं एक और ड्रा कर देता हूँ, इस तरह भी हो सकता है कि ये आपके पास कर्व है। ठीक है, और ये लेट्स सपोज ये आपके पास
ग्रीन कर देते हैं। ये क्रॉस में क्या चला ना, ये दीज आर सैंपल, यानी कुछ एग्जांपल है एक बंदी की। आप इस तरह कह सकते हैं कि दिस इज अ डेटा ऑफ अ सिंगल पर्सन, ठीक है। और अब इस तरह देखिए, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हाउ टू सेपरेट दिस डेटा, ठीक है। यू कैन सेपरेट दिस डेटा बाय अ सर्कल, बाय ड्राइंग अ सर्कल। ये बिल्कुल इस पर आप देखिए, एक सर्कल ड्रा करें, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो, इसी शेप में पड़ा हो, तो फिर इसको इस डिसीजन बाउंड्री खींचना जो है, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इन सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब है कि खैर अब तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इट इज के जो जिस तरह डेटा का स्ट्रक्चर होता है, डेटा टेक्स मोर वैल्यूज, मोर एट्रीब्यूट्स, मोर वैल्यू आई मीन मोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो फिर जाहिर बात है, जब आप उसको प्लॉट करते हैं डेटा को, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसी डेटा को फिर सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री लाइन या क्लासिफायर से, तो थोड़ा बहुत मुश्किल भी होता है, और उसमें फिर एक्यूरेसी जो है उसमें भी मतलब आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है टू गेट मोर एक्यूरेसी, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खैर आप आगे जाके समझ लेंगे, चलो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी मैं भी, अगर किसी ने मशीन लर्निंग पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि दीज आर नॉट डिफिकल्ट टास्क, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इंशाल्लाह जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा आसान काम है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे। वंस यू कंप्लीट लीनियर रिग्रेशन, तो फिर मैं आपको लीनियर रिग्रेशन का एग्जाम्पल मैटलैब के अंदर दूंगा। एनजी की कोर्स ओपन क्लासरूम में अवेलेबल है, ठीक है। अ लॉट ऑफ डेटा आर अवेलेबल, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एग्जाम्पल्स, डेटा सेट्स, ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल है। सिर्फ अगर कोई कमी है तो आपकी एफर्ट और आपकी मेहनत की कमी है, ताकि आप इसको सीख सकें, ठीक। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अच्छा इसी स्लाइड में दो प्रॉब्लम है, ठीक है। आप स्लाइड को पढ़े शाबाश। You are running a company and you want to develop learning algorithm to address each of two problems. Problem number one, ठीक है। You have a large inventory of identical items. You want to predict how many of these items will sell over the next 3 months. ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? You would like you to examine individual customer accounts and for each account decide if it has been hacked or compromised or not. नॉट यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको बोला। अच्छा मुझे ये बताए कि प्रॉब्लम नंबर वन कौन सा प्रॉब्लम है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है? सर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। हाँ ये क्यों रिग्रेशन है? ये बहुत सैंपल डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे। नहीं सर, ये कंटीन्यूअस वैल्यूज, सर ये कंटीन्यूअस वैल्यू देता है। हाँ ये कंटीन्यूअस वैल्यू देता है। यू वांट टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी ऑफ दीज आइटम विल सेल over the next 3 months. Number 8, you cannot confine these such type of values in a class. You cannot say it will be 100, it will be 300, it will be 400. It can be 150, it can be 120, it can be 130, it can be 200, 250. There are infinite values for such type of prediction. ठीक है, मतलब आप इसको confine नहीं कर सकते, ठीक है। तो this is a regression problem, ये regression problem।
और दूसरे में आप देखें कंप्रोमाइज्ड और नॉट कंप्रोमाइज्ड, hacked or not hacked. There are only two classes. You can classify, you can very clearly classify, ठीक है, these customer account in two classes, hacked or not hacked. ठीक है, मतलब इसमें इस तरह की कोई कंटिन्यूटी नहीं है ताकि आपके लिए मुश्किल हो। ठीक है, तो ये देखें कौन सा है। प्रॉब्लम नंबर वन इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम नंबर टू इज क्लासिफिकेशन। प्रॉब्लम नंबर टू यहाँ पे, अच्छा प्रॉब्लम नंबर वन इज रिग्रेशन प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन आपके पास सही है। समझ आई आपको? समझ गए ना? चलो अब आगे जाते हैं, अब अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ जाते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको कोई मसला हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कभी बताएं ताकि हम आगे जब जा सके, तो जब जाना चाहे तो वी शुड गो फॉरवर्ड विद अ क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपका बैकग्राउंड। शाबाश, बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं शाबाश। सर इसमें कोई ओवरलैपिंग आ सकती है सर, इस डेटा में क्लासिफिकेशन वगैरह में? आपका मतलब ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जो रिग्रेशन भी हो और क्लासिफिकेशन भी हो? नहीं सर ये नहीं है सर। क्लासिफिकेशन में हम इस तरह हो सकता है कि मतलब कोई सैंपल और लेब हो सर, तो वो मतलब सर अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि एक सैंपल मतलब कि टू टाइप्स का हो, इसमें मतलब कि वो ये देखें, ये पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन में तो कहते हैं मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन जो है, लेट सपोज मैं आपको फ्रूट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ एक फ्रूट राइप है, मतलब कच्चा है और पक्का है, ठीक है ना। या आप इस तरह कहते हैं कि ये जो एक्सरे रिपोर्ट जनरेशन है, ये जो मेडिकल इमेजिंग में हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, चलो ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल होगा। मैं एक आसान एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कार का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, आपके पास आप कार की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप कार की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट चीजों से कहते हैं कि ये कार है। एक तो आपने कहा कि दिस इज अ कार, सिंपल। दूसरी आपने ये बताना है कि ये 1000 सीसी है, 1300 सीसी है, 1800 सीसी है, ठीक है, इस तरह मतलब कुछ सीसी 600 सीसी है, ठीक है। तो आपने कार का एग्जांपल दिया। एक आप कहते हैं कार कलर के लिहाज से, कि जिस तरह हम कहते हैं कि ये अपने कलर में है या मतलब कि कलर्ड है, ठीक है। तो देखें, अब आपने यू कैन डू मल्टीपल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इट कैन बी अ कार, इट कैन बी 1000 cc car, and at this car is in its own color, ठीक है। 3 लेवल लेयर, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड मोर देन वन क्लासेस, ठीक है। लेकिन ये हम यूजुअली करते हैं इमेज ट्रांसलेशन में, कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं मल्टीपल लेवल्स लेते हैं, या इसको मेडिकल इमेजिंग में कहते हैं कि जिस तरह ट्यूमर है, तो ट्यूमर में आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अगर आपने MRI का कोई रिपोर्ट आपने देखा होगा, तो इस तरह की कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसका साइज कितना है, और ये जो है वो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो एक पेशेंट की जो डिजीज होता है उसको डायग्नोज करने के लिए, जाहिर बात है आप इस तरह नहीं कह सकते दिस इज मैलिग्नेंट, यू हैव टू फर्दर टेक सम अदर थिंग्स कि क्या किया है। तो इस तरह की रिपोर्ट जनरेशन के लिए यू कैन यूज मल्टीपल लेवल क्लासिफिकेशन, उसको कहते हैं मल्टीपल लेवल, ठीक है। एक होता है मल्टी क्लासिफिकेशन, वो कहता है मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। मल्टी क्लासिफिकेशन तो हम यूजुअली करते हैं, जिस तरह मैंने फ्रूट का एग्जांपल दिया, जैसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ये 5 क्लासेस है आपके पास। एक होता है मल्टीपल लेवल क्लासिफिकेशन, ये अ क्लास कैन टेक मोर देन वन लेवल्स, ठीक है। तो ये हो सकता है, सही है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। शाबाश। इसके अलावा कोई एग्जांपल हो, कोई क्वेश्चन?
सर आपने एक और बात की सर कि मतलब इस तरह भी हो सकता है कि रिग्रेशन में भी हो और क्लासिफिकेशन में भी हो, सर इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? कि इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो सकता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता। अगर आप लेट्स सपोज कहें कि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है तो इसका साइज क्या हो सकता है, या इसकी लेवल ऑफ सर्वाइवल क्या हो सकता है। अगर आप कुछ रेटिंग करते हैं तो अगर रेटिंग आप रिग्रेशन में करते तो फिर रिग्रेशन में होगा, अगर रेटिंग आप क्लासेस में करते तो क्लासेस में होगा। ठीक है, तो यू कैन कंबाइन। ये तो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस टाइप का है। If your problem need to also predict a continuous video as well as to classify this in a specific group, so you can take, I think मैंने बजाते खुद इस तरह के मतलब कि इस टाइप इस जैसा प्रॉब्लम पे काम नहीं किया अभी तक, लेकिन मेरे ख्याल में पॉसिबल है, ये तो हो सकता है। ठीक है ठीक है, सर। अगर आपका प्रॉब्लम इस तरह है तो फिर हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, अब आगे जाते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ। सही है, देखिए ये जो आपके पास जो आपको स्लाइड नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें ये क्रॉस है और ये सर्कल है। ठीक है, मतलब है कि ये क्या बता रहे हैं आपको, it pretend you or I tell you that these are two different types, यानी it pretend the labels of the data, यानी ये लेबल ले रहा है, इसका शेप यही है और इसका शेप जो है डिफरेंट है। यानी you already told to the machine that these are two different type of data, labeled data। इस तरह मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल दिया था कि आम 100 इमेजेस है आम के और आपने इसको लेबल किया 0 से, क्योंकि मशीन को तो आप 0 1 बता देते ना। ये जो आम से आप फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं वो फीचर्स भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज में होते हैं, डिफरेंट फीचर डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, वो सारे फीचर डिस्क्रिप्टर्स हम पढ़ेंगे। सॉरी, इसमें टोटली पढ़ सकते हैं तो मशीन लर्निंग या जब मैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ाता हूँ तो हम फीचर डिस्क्रिप्टर पढ़ लेंगे जो इमेज के लिहाज से होते हैं ना, कंप्यूटर विजन प्रोडक्ट में जो होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आपको लेबल डेटा के बारे में बताऊंगा जब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ट्रेनिंग से पहले या ये जो क्लासिफिकेशन जो आप लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को ड्रा करने से पहले आपको पता है कि ये आपके पास डिफरेंट डेटा है और ये डिफरेंट डेटा है। ओनली यू आर गोइंग टू ड्रा दिस लाइन क्लासिफायर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट data which are taking different labels। ठीक है, उसके बुनियाद पे हम लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे इट लुक्स सिमिलर। ठीक है, आपको अभी पता नहीं कि ये क्या है और इस डेटा का ताल्लुक किस क्लास के साथ है, किस क्लस्टर के साथ है, या किस ग्रुप के साथ है, और इस डेटा का ताल्लुक जो किस ग्रुप के साथ है। इस तरह डेटा को क्लस्टर में ग्रुप में डिवाइड करने का जो काम होता है या जो मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब आप क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और मैं सीआर को बता देता हूँ या कोई और बंदा होता है कि इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करें, तो आप किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता ना, आप खुद मतलब किससे पूछ सबसे आप क्वेश्चंस करते हैं या सबके पैरामीटर्स को, या उसके पॉकेट में एक पर्ची पड़ी है जिसमें उनका सारा डेटा अवेलेबल होता है, उस डेटा को आप पढ़ लेते हैं और उसी वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं। आप एवरेज बना लेते हैं ना, आप कहते हैं कि जिनकी वैल्यू का एवरेज ये आता है, मीन ये आता है, तो इस मीन के करीब जो लोग होते हैं तो फिर आप अगर आप परसेंटेज ले, ठीक है, एक है आपके पास 85%, दूसरा है 75, 60%, और एक है आपके पास 35 बिलो। अब जो 60 के करीब है, मैं आपको कहता हूँ कि 55 से लेकर 65 तक, और इस तरह 66 से लेकर, ठीक है, 75 या 80 तक, और 81 से लेकर 100 तक, इस तरह इनको आप 81 से लेकर 100 तक आप बेस्ट में करें। ठीक है, और इस तरह 66 से लेकर 80 आप गुड में करें, और ये जो 55 या 50 से लेकर 65 तक
आप इसको सेटिस्फैक्ट्री में करें और बाकी को आप किस में करें, पुअर में करें। तो जाहिर बात है, आप जिसका एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज जो मीन जिस मीन के करीब होगा, अगर वो 85 के करीब है तो आप 85 के साथ मिलाएंगे, अगर वो 75 के करीब है तो आप 75 के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह आप मीन के बुनियाद पे आप क्लस्टरिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं के मीन एल्गोरिथम। ठीक है ना, और के मीन भी आपके पास एक्स्ट्रा क्लस्टर एल्गोरिथम है। सही है, ये मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे आप लेट सपोज यू आर सर्चिंग अबाउट सम ऑयल कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, BP ऑयल वेल साइट नेशनल कैटास्ट्रॉफी। आपने सर्च किया तो गूगल जो है उसको उन्होंने इस तरह के सिमिलर न्यूज को जो है क्लस्टर करके इसके अंदर जो है आपको क्लस्टर किए, और उसके सारे लिंक्स इसके अंदर क्लस्टर, क्योंकि वो यहाँ पे कीवर्ड की बुनियाद पे, जहाँ पे ऑयल आया है, जहाँ पे कैटास्ट्रॉफी आई है या डाइज, यहाँ पे देखिए डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप चले जाए, ये देख लें, ठीक है, तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये देखिए एक रिपोर्ट, ये देख लें, कुछ चीजें इसमें काम आए ना, इन्होंने डिफरेंट साइट से, डिफरेंट सोर्स से इनको क्लस्टर किए कीवर्ड्स के बुनियाद पे। क्योंकि ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे उन्होंने किसकी बुनियाद पे किए हैं, कीवर्ड्स की बुनियाद पे किए। अच्छा, टाइम क्योंकि निकल रहा है, फिर ये वीडियो का साइज बढ़ जाता है, इसका डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि क्लास खत्म करें। देखिए ये जीन सीक्वेंस है, यू कैन क्लस्टर डिफरेंट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को आप एनालाइज करते हैं, उसको आप क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। मेरे दो स्टूडेंट ने सीक्वेंसिंग DNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया था, अब माशाल्लाह दोनों साउथ कोरिया में PhD कर रहे हैं, और मैंने रिकमेंड किया था लैब में, एक का नाम संगीता और वसीम, दोनों जो है जो BS की स्टूडेंट है शायद वो जानते होंगे, कुछ MS की स्टूडेंट्स की अगर है तो, अगर यहाँ की है तो वो भी जानते होंगे। तो उन्होंने इस पे काम किया था, उन्होंने बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग प्रोटीन्स को क्लस्टर मतलब क्लासिफिक, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन पे काम किया था, वहाँ पे हमने अनसुपरवाइज लर्निंग पे काम नहीं किया, हमने सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस में जो DNA सीक्वेंस या जो प्रोटीन सीक्वेंस है उनको क्लासेस में डिवाइड किया था, ठीक है। तो आप इसके क्लस्टर भी बना सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स भी बना सकते हैं। इफ यू हैव 10 million DNA sequence and you want to group these DNA sequence and 5 group or 10 groups or whatever, ठीक है, तो you can do it using unsupervised learning, कुछ पैरामीटर्स की बुनियाद पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा नेट पे स्टडी करें, ठीक है। You can use unsupervised learning in organized computing clusters, जिस तरह डिफरेंट सर्वर को और डिफरेंट कंप्यूटिंग मशीन को अगर आप क्लस्टर करना चाहते हैं, यानी आप कहते हैं कि मैं लेट सपोज KPK के अंदर जितने एक सिस्टम के अंदर आप सर्वर यूज कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप इन सर्वर्स को ग्रुप करें ताकि इट कैन शेयर द कंप्यूटेशनल बर्डन्स, ठीक है, तो उसके बेस पे आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट सर्वर को या जो GPUs हैं या जो कंप्यूटिंग मशीन है उनको आप क्लस्टर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर अगर आप जाए, अगर आप अपना फेसबुक को मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप अपने फेसबुक के अंदर जितने भी यूजर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड लिस्ट है, वो फ्रेंड लिस्ट को आप 5 या 6 ग्रुप में डिवाइड करें, या खुद इंटरेस्टेड है मैं कुछ ताकि ग्रुप्स में डिवाइड करूँ, ताकि एक ग्रुप आपका है जो आपको एक खास किस्म की प्रिविलेजेस आप देते हैं कि उनके साथ आप हर चीज को शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसके साथ आप एकेडमिक डिस्कशन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके साथ आप अपने लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं, ठीक है। और या इस तरह आप कर सकते हैं कि आप ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस जो है वो आप कर सकते हैं, किसकी बुनियाद पे कर सकते हैं, यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, कुछ पैरामीटर्स की बुनियाद पे
आप जो फेसबुक के जो यूजर्स हैं या जो सोशल मीडिया में को यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ट्विटर में आप देखिए, आप इसको भी आप कहते हैं कि सपोज यू आर यूजिंग ट्विटर and you are making some decision and you are the part of government, belong to very political position or some sensitive position, or you belong to some you are a member of think tank, ठीक है, और आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, पर डिसीजन एज रिलेटेड टू द सिटीजन ऑफ योर कंट्री, तो आप क्या करते हैं, यू कैन यूज सोशल नेटवर्क to grab or to collect the data, and you analyze the data. You can analyze the data and then you can make some decisions on the basis of the trends of the directions of the citizen जो यूज कर रहे हैं। इस तरह ये ट्विटर्स हैं, ट्विटर्स आपको पता है सारे जो एजुकेटेड लोग हैं या इस तरह के पॉलिटिकल लोग हैं वो यूज कर रहे हैं, एनालिस्ट यूज करते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि यार मैं इमरान खान के बारे में जो उनकी राय मालूम करो, तो क्यों क्या राय है, पोलैरिटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी है, मतलब डिफरेंट इमोशंस, अब के लोग एंगर है, लोग एंगर में है या लोग खुश हैं, इस तरह करते हैं। तो यू कैन कलेक्ट, grab the Twitter data, you can extract the information and then you can cluster those information, ठीक है, और उसके बुनियाद पे आप डिसीजन ड्रा कर सकते हैं कि people are in anger, other people are happy, 50% people are in anger, 40% people are happy and 10% people are not taking interest, ठीक है, and government policies like that। देखिए ये मार्केट सेगमेंटेशन है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। If you want to invest some money, or there are some, you are going to take some decision about the market, whatever their decision, ठीक है, तो you can segment the market, ठीक है। आप मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपकी पैरामीटर्स क्या है, किस पैरामीटर की बुनियाद में आप मार्केट को सेगमेंट, यू कैन सेगमेंट द मार्केट यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस। ये देखिए ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, they can also use machine learning algorithm to analyze, ठीक है, ये जो सितारे हैं वगैरह है, ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, मुझे कुछ खास इल्म नहीं है ना इसके बारे में, मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन they can also use machine learning, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, ये कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम है, इसको आप खुद पढ़े। देखिए दो स्पीकर हैं और दो माइक्रोफोन है, their voice can be maxed or can generate in echo, ठीक है, तो how to reduce or how to eliminate this echo from the scene or from this environment, ठीक है, तो इसके लिए आप कॉकटेल पार्टी का जो पार्टी प्रॉब्लम है इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको, इस प्रॉब्लम को आप इंटरनेट से पढ़े, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करें और देख लें कि इन्होंने इस प्रॉब्लम को किस तरह मूव किया हुआ है, ठीक है, इस तरह ये देख लें। ये क्या है, एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इसके बारे में अभी खैर अगर आपको समझ नहीं है तो आगे जाके समझ आ जाएगी। दिस इज अ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ठीक है, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स यूजिंग। अच्छा, जिस बंदे का लीनियर अलजेब्रा स्ट्रांग है या मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, स्पेशली लीनियर अलजेब्रा, तो बंदा समझे कि मशीन लर्निंग में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, he or she can easily grasp the concept of machine learning। तो ये एसवीडी, मैट्रिक्स वगैरह ये सारी चीजें आप अभी से सीखें, लाइन इक्वेशन, ठीक है, इस तरह की चीज, डिफरेंशियल्स, ये सारी चीजें आप सीखें। अच्छा, मुझे बताए ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल व्हिच वुड यू एड्रेस यूजिंग एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, इसको हटा देना। Given email labeled as spam or not spam, learn a spam filter। ये अनसुपरवाइज है या सुपरवाइज है? हेलो, सुपरवाइज्ड है सर, सुपरवाइज है क्योंकि क्लासेस में given a set of news article found on the web, group them and to set up articles about the same story, supervised or unsupervised? अनसुपरवाइज्ड।
unsupervised, because group them and to set up articles about the story. ठीक है, आप ग्रुप कर रहे हैं ना, क्लस्टर कर रहे हैं, देखते हैं स्टोरी को, देखते हैं कि सेम या सेम नहीं, ठीक है। अच्छा, given a database of customer data, automatically discover market segments in group customer into different market segments. Again, this is unsupervised. Unsupervised. ठीक है, given a data, हाँ, बिल्कुल शाबाश। Given a data set of patients diagnosed either having diabetes or not, learn to classify new patients as having diabetes or not. Is supervised. Again, you are classifying the patient into two classes. This is a diabetic patient or this is not diabetic patient. ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। चलो आज के लिए इतना काफी है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। जी जी सर, ये अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं या सिर्फ क्लासिफिकेशन को ही कर सकते हैं? देखिए, रिग्रेशन तो है अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो फिर अनसुपरवाइज की बात कहाँ से आ गई? वो तो हमने पहले ही बता दिया कि जो रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो एक कैटेगरी है उसको हम कहते हैं रिग्रेशन, या यू कैन से कि सुपरवाइज लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज व्हिच इज रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ, यू कैन से कि अनसुपरवाइज लर्निंग के, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। किस तरह हो, तो हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अगर कहीं पे मतलब कि डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। या अगर आप रिग्रेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, आपका प्रॉब्लम इस तरह है, यू आर गोइंग टू मिक्स द थिंग्स, तो मेरे ख्याल में फिर उस तरह, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। जी शाबाश, खत्म करें? यस सर। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।